अभी आपने कहा कि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, नवोदय माना से, तो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि जब मैं 10वीं में था तब हमारे जो नवोदय विद्यालय समिति के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो हमारे विजिट में थे हमारे स्कूल में। तो वहाँ पे एक माइलस्टोन लगा था हमारे गेट, नवोदय के गेट के पास। तो उनके नाम के साथ आईएएस वर्ड लिखा हुआ था। ग्रेट। तो उस समय तक मैं अपना जहाँ तक था एमबीबीएस ऐसे सुनता था। तो आईएएस देखा तो मैं अपने आप को पूछा आईएएस क्या होता है। एमबीबीएस तो पता है आईएएस क्या होता है। आईएएस क्या? इसी बात का किस्मती हो गई जब मैं स्टेट बैंक में था 2011 की बात है। जब मैं एग्जैक्टली अपनी पढ़ाई को पिक देने वाला उस समय से मेरी बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो फिर आईएएस की तैयारी को सर मुझे ना लिमिट करना पड़ा। ओके। जैसे शुरू करने वाला था सारा का सारा फोकस हेल्थ में चला गया। तो क्या किसी टाइम पे ऐसे लगा कि लाइफ एंड होगी, क्योंकि अक्सर कैंसर नाम सुनते ही हम इसी तरह के मोड में आते हैं? तो मुझे लगा कि चलो हाँ डिजीज है, होता है लोगों को, डिजीज होते रहता है, मुझे भी हो गया। 1 साल 2 साल में ठीक हो जाऊंगा। बट सर मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये चीज हुआ कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो 1-2 साल में ठीक नहीं हुआ। ओके। 2012 से 2018 तक मुझे अंडर ट्रीटमेंट रहना पड़ा था। ओके। और इस दौरान मुझे 4 सर्जरी हुई है। 1 साल 2 साल 3 साल मैं उसको अपने आप को समझाता रहा कि चलो हाँ रिकवर हो जाएगा। बट क्या हुआ सर, एक तो यंग एज था और प्लस फिर 4 साल 5 साल 6 साल ऐसा होने लगा ना कि मैं उसी से जूझे जा रहा हूँ। टैलेंट है मेरे अंदर, आईएएस करना था मुझे और नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगा बहुत। ठीक बात है। तो रायपुर से हम मुंबई जाते तो बीच में नागपुर पड़ता है। हाँ, नागपुर पड़ता है। 5 घंटे बाद ट्रेन में जाए तो वहाँ से सर मैं 2016 में 2 बार रिटर्न हुआ था जाते जाते। कि उसका कारण ये था कि मैं थक गया था इलाज करवाने। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास उपलब्धियां हैं और छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और ऐसा आप कह सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स में वो माहौल बन रहा है जो पिछले 10, 12, 15 सालों से मैं देखना चाहता था। और न सिर्फ अलग अलग पोस्ट में बल्कि डायरेक्ट आईएएस भी पोस्ट हमारे पास निकलने लगी हैं। श्रद्धा शुक्ला को मैं याद करूं 45th रैंक 2021, उसके बाद अब हमारे सामने आज संजय डहरिया बैठे हुए हैं। आप मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं और संजय नवोदय विद्यालय से भी पढ़ाई किए हुए हैं, तो इनकी सारी जर्नी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्ट्रगल में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे पार करना है इस पर आज हम बातचीत करेंगे। डेफिनेटली यूपीएससी एक बड़ा एग्जामिनेशन है, टाइम लेता है, स्ट्रगल होता है, सब कुछ। सो संजय बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सो संजय स्टार्ट करते हैं कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई, कैसे आईएएस बनने का सपना देखा आपने? सर जैसे अभी आपने कहा कि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, नवोदय माना से, तो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि जब मैं 10वीं में था तब हमारे जो नवोदय विद्यालय समिति के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो हमारे विजिट में थे हमारे स्कूल में। तो वहाँ पे एक माइलस्टोन लगा था हमारे गेट, नवोदय के गेट के पास। तो उनके नाम के साथ आईएएस वर्ड लिखा हुआ था। ग्रेट। तो उस समय तक मैं अपना जहाँ तक था एमबीबीएस ऐसे सुनता था। तो आईएएस देखा तो मैं अपने आप को पूछा आईएएस क्या होता है। एमबीबीएस तो पता है आईएएस क्या होता है। आईएएस क्या? तो फिर मेरे बड़े भैया हैं, तो वो मुझे ऐसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था ना वहाँ पे, तो उसमें आते थे मेरे बड़े भैया। तो उनको मैं पूछा था आईएएस क्या होता है, एमबीबीएस तो पता है, आईएएस क्या होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये प्रशासनिक पद है, जो टॉप के जो प्रशासन में जो लोग बैठते हैं वो आईएएस होते हैं। तो वहाँ से सर मैं आईएएस का सोचना शुरू किया था। ग्रेट। तो ये अक्सर लोगों का ये मोटिवेशन रहता है कि किसी ऑफिसर को देखे हैं और वहाँ से, और नवोदय विद्यालय में ये कमिश्नर ही होते हैं और कलेक्टर जो होते हैं वो भी उसके डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, तो उस लेवल पर आना जाना। बट एक अच्छी चीज़ है, आपके टाइम पे ये सवाल आप लोग के दिमाग में आए। हम लोग जब नवोदय से निकले तब आपने एंट्री लिया है 96 में, उस वक्त मैं 12th पास करके बाहर निकला हूँ। तो हमारे टाइम तक गाइडेंस के मामले में ये कमी थी कि आईएएस के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। अच्छी चीज़ ये रही कि आपने देखा, समझा और ये फैमिली में किसी ने गाइड किया और आप वहाँ से आगे बढ़े। फिर 12th के बाद की पढ़ाई कैसी रही आपकी? सर 12th में पीसीबी किया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मेरा भी मतलब ऐसा था कि एमबीबीएस करूँगा फिर आईएएस करूँगा, ऐसा मैं सोच रखा था।
बट सर मेरे मदर फादर, मैं गांव से हूँ बेसिकली, तो मेरे मदर फादर मध्यम कृषक हैं। और उस समय सर मीन्स वे बैक इन 2005 उस समय अभी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर वो सर नहीं थी उतनी। ठीक बात है। तो एक लिमिटेशन था आर्थिक रूप से। और मैंने ये ठान लिया था कि भाई जैसे आईएएस तो करना है, रास्ता बस अलग हो सकता है बट आईएएस तो मुझे करना है। तो मैं अपने आप को बोला कि भाई एमबीबीएस करके भी आईएएस करना है और कुछ और दूसरा कोर्स करके नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी मुझे आईएएस करना है। तो मैं अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से बोझ क्यों डालूं? तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करूंगा और वो मुझे यूपीएससी में हेल्प भी करेगा, क्योंकि लार्जली हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं यूपीएससी में। तो सर मैंने फिर ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन किया और साथ में मैं उस ग्रेजुएशन का भी भार अपने परिवार के ऊपर नहीं डाला। कि मैं 12वीं के बाद से ही मैं एग्जाम देता था, गवर्नमेंट जॉब मिलता था मुझे। तो मैं सबसे पहले 12वीं के बाद से ही मैं टीचर का नौकरी करने लग गया। अरे वाह। कि मुझे कुछ इनकम हो जाए। तो मैं ये पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? मेरे गांव के पास एक गांव करके नगर पंचायत है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया था कि बहुत बढ़िया। फिर वो नौकरी करते करते थोड़ा 2-3 हज़ार मुझे मंथली सैलरी आती थी और मैं उसमें पढ़ता था, रहने खाने का खर्चा होता था, कॉलेज का फी भी पे करता था। ठीक है। तो फिर ऐसे ही करता रहा मैं। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, उसमें भी सिलेक्शन मिला। बहुत बढ़िया। ऑल थ्रू आउट मींस 2006 ऑनवर्ड्स अप टिल 2018 आई हैव बीन डूइंग सम और अदर जॉब। कुछ ना कुछ जॉब कर रहा हूँ मैं, सेल्फ अर्न कर रहा हूँ और अपनी पढ़ाई को सस्टेन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इस बीच आईएएस की तैयारी एग्जैक्टली किस ईयर में आपने स्टार्ट लिया? सर देखिए मेरा ग्रेजुएशन 2010 में हो गया था। ओके। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आई वाज कंप्लीटली डिसाइडेड कि यहाँ से फुल फ्लेजेड आई विल गो फॉर यूपीएससी करके। लेकिन सर वो थोड़ी सी बदकिस्मती हो गई। जब मैं स्टेट बैंक में था 2011 की बात है, जब मैं एग्जैक्टली अपने पढ़ाई को पिक देने वाला उस समय सर मेरे बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ। वे बैक इन 2011। ओके। तो फिर आईएएस की तैयारी को सर मुझे ना लिमिट करना पड़ा था। ओके। जैसे शुरू करने वाला था सारा का सारा फोकस हेल्थ में चला गया। और कैंसर जैसा चीज क्या होता है सर, वो साइकोलॉजिकली इमोशनली हर तरह से काफी डिस्टर्बिंग डेफिनेटली। और काफी आई वाज 22 ईयर ओल्ड देन। तो उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है कि आप वैसे जब मैं पहली बार सुना कि कैंसर है तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। तो सर पढ़ाई थोड़ी रुक गई वहाँ पे। ओके। तो उस टाइम पे मतलब एग्जैक्टली ये तो मेडिकल साइंस है, वो अपना देखेगा, टेस्टिंग हुई होगी, सब कुछ हुआ। तो क्या किसी टाइम पे ऐसे लगा कि लाइफ एंड होगी? क्योंकि अक्सर कैंसर नाम सुनते ही हम इसी तरह के मोड में आते हैं। सर मेरे केस में क्या हुआ ना, जैसे मुझे 2011 मुझे एग्जैक्टली याद है 2011 जून में मुझे पता लगा था, पहली बार बायोप्सी हुई थी मेरी बॉडी में। तो मुझे लगा कि चलो हाँ डिजीज है, होता है, लोगों को डिजीज होते रहता है, मुझे भी हो गया, 1 साल 2 साल में ठीक हो जाऊंगा। बट सर मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये चीज़ हुआ कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो 1-2 साल में ठीक नहीं हुआ। ओके। 2012 से 2018 तक मुझे अंडर ट्रीटमेंट रहना पड़ा था। ओके। और इस दौरान मुझे 4 सर्जरी हुई है। मेरे यहाँ पे पैरेटेड ग्लैंड होता है, दैट इज वन टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो 4 सर्जरी हुई, बोथ मेजर माइनर मिला के। रेडिएशन लगा मुझे। और सर ट्रीटमेंट मेरा मुंबई में हुआ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो यहाँ से ट्रेन जर्नी 24 आवर्स की है मुंबई। तो हर 2-3 महीना में आना जाना, वहाँ बाहर रुकना। कई बार ऐसा हुआ है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वहाँ जो साइड में जो पेडेस्ट्रियन होता है वहाँ सोया हूँ मैं, जब एकोमोडेशन वगैरह का नहीं हुआ था ठीक से। तो वो चैलेंजिंग था सर। 2018 तक प्रायोरिटी बन गया था कि जिंदगी बच जाए। एक मतलब 1 साल 2 साल 3 साल मैं उसको अपने आप को समझाता रहा कि चलो हाँ रिकवर हो जाएगा। बट क्या हुआ सर, एक तो यंग एज था और प्लस फिर 4 साल 5 साल 6 साल ऐसा होने लगा ना कि मैं उसी से जूझे जा रहा हूँ। टैलेंट है मेरे अंदर, आईएएस करना था मुझे और नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगा बहुत। ठीक बात है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2016 में 2 बार रिटर्न हुआ था जाते जाते। कि उसका कारण ये था कि मैं थक गया था इलाज करवाते और मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले सिचुएशन में था कि अब थक चुका हूँ, छोड़ दिया जाए।
चलो भैया मतलब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है मुझे, ऐसा आने लगा था, निराशा वाली भावना। ये आदमी कितना लड़ेगा, 4 साल 5 साल एक डिजीज़ से, मुंबई जाना बार बार, वहाँ बाहर रहना, बाहर का स्ट्रगल, मुंबई जैसा सिटी हम जानते नहीं थे सर वहाँ पे। हम हाँ डेफिनेटली मुंबई आज भी तो गांव से आते हैं, तो मुंबई में रहना, वहाँ का खाना पीना हम कुछ आइडिया नहीं था। तो फ्रस्ट्रेट होके मैं गिव अप करने वाला था कि मींस आई वाज सरेंडरिंग टू द डिजीज कि भैया चलो ठीक है खत्म करो। लेकिन वहाँ से सर मैं थोड़ा ये सब इससे लड़ते लड़ते मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया था, आध्यात्मिक हो गया था। और मुंबई में मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए थे जो मुझे आध्यात्मिक रूप से थोड़ा हेल्प किए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो उन लोग की मदद से, और मैं अपने परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को बहुत दिल से मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उनके पास जाके अपना जो मन का जो पीड़ा है ना, वेदना, जो शायद मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाता था उस वक्त। मैं समझ सकता हूँ। तो उनको सर मैं अपने बाबा जी से शेयर करता था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मैं उनको बताता था। तो शायद बाबा जी का आशीर्वाद है मुझे कि मैं जैसे तैसे उस चीज़ से उभरा। और 2018 तक मतलब सर्जरी हुई, रेडिएशन हुआ, फिर एक हेल्थ में स्टेबिलिटी आ गई थी कि बढ़िया, एटलीस्ट अभी ठीक है कहते। क्योरेबल फिर होते होते धीरे धीरे क्योर होते होते वहाँ तक। सो इस बीच उन सभी के लिए सीख है जो जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल इससे भी शायद बड़े होंगे, इससे छोटे होंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने फाइट किया, फाइट करके ठीक है, गिव अप करने का सभी के मन में आ जाता है। 2-3 दिन भी लोग परेशान रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर तो आप कैंसर जैसी चीज़ से फाइट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअलिटी वाला जो मोड है, एक तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों की लाइफ में। प्लस हम जिसे भी पूछते हैं, चाहे वो गुरु घासीदास जी बाबा हों हमारे, या फिर और जिनकी भी लाइफ में सबके इष्ट देव होते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं तो हम खुद से ही बातचीत कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो खुद से ही बातचीत होती है, और वो फिर हमारे लिए शक्ति के रूप में तो है ही है, आशीर्वाद देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी हम देखें तो उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हम मानते हैं कि उनकी कृपा रही है। उनके असीम कृपा से बहुत सारे कल्याण के काम हुए हैं। उन्होंने जो सीख दी, अब तो सिलेबस में पढ़ाया भी जाने लगा है, ठीक है ना, CGPSC में पढ़ाया जा रहा है। संजय, इसके अलावा इस बीच क्या पढ़ाई थोड़ी बहुत मैनेज हो पाई कैंसर फाइट के दौरान? सर मैं मुंबई में रुका 8 साल, 2012 से 2018। मींस बीच इंटरवल में जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, तो हार्डकोर पढ़ाई नहीं कर पाता था सर UPSC का, क्योंकि कैंसर आप समझते हैं इस चीज़ को कि वो सर इमोशनली आपको बहुत तोड़ता है। ठीक बात है। और साइकोलॉजिकली आप मींस मुझे अपना याद है कि हर सुबह मैं नींद खुलता था मुझे, तो मेरे को डर इस बात का लगता था। पहला जब नींद खुलता था मेरा, तो पहला मिनट में यही थॉट आता था कि लाइफ रहेगी या जाएगी। तो सर ऐसे स्टेट में UPSC जैसे पढ़ना मुश्किल होता है। हाँ, पूरा फोकस चाहिए पढ़ाई। एग्जैक्टली सर। लेकिन मैं अब 24 घंटे तो ट्रीटमेंट नहीं होता है। आज डॉक्टर बुलाए, फिर 2 दिन बाद बुलाए, फिर 3 दिन बाद बुलाए, ऐसा होता था। तो जब भी मैं फ्री रहता तो एक वहाँ पे मुझे मुंबई में सर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर तकलीफ आती है ना, तो ना मुझे लगता है जिनको भी हम मानते हैं ना, मेरे लिए परम पूज्य गुरु घासीदास जी हैं, वो सर कुछ लोग भेजते हैं आपके जीवन में जो आपको ना उस चीज़ से लड़ने के लिए मदद करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मुंबई में मुझे ऐसी जगह रहने को लोग जगह दिए सर अपने घर में। अगर उस प्रॉपर्टी को, जो रेसिडेंस घर था वो सर, उसको अगर वो लोग लीज करते ना, तो मिनिमम 50,000 में जाते सर वो पर मंथ। ग्रेट। वो पूरा घर सर मुझे रहने के लिए दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझ में वो लोग क्या नोटिस किया, उनके मन में क्या आया पता नहीं मुझे, लेकिन मैं वहाँ बहुत शांति से रहा सर। उनके किचन में खाना बना के खाता था मैं। अभी उनको पता है आप IAS बन गए? हाँ बिल्कुल। मैं जैसे रिजल्ट आया दूसरे दिन कॉल किया था उनको। बहुत बढ़िया। बहुत खुश है सर वो लोग। मेरे से कभी कुछ अपेक्षा नहीं की है सर। ग्रेट। उतने बड़े प्रॉपर्टी में मैं रहा, उनके घर में मम्मी और मैं रहते थे। उनके घर में घर जैसे रहते थे, खाना बनाते थे, मम्मी खाना बनाती थी किचन में। मतलब वो लोग मेरे दर्द को थोड़ा कम किए सर। बहुत बढ़िया। और जब मैं आते वक्त उनको बोला कि भैया आप लोग मेरे से कुछ पैसा ले लो प्लीज, मतलब ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन जितना है उतना ले लो। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि यार संजय, हम आपको ना 7-8 साल से देख रहे हैं और आप शेयर करते हो कि आप IAS कर रहे हो, तो हमको विश्वास है कि आप आज नहीं तो कल IAS बनोगे। बहुत बढ़िया। और जब बन जाओगे तो लोगों का सेवा करना
अपने जैसे जो तकलीफ से गुजर रहे होंगे उनका सेवा करना, और जब बहुत वो बढ़िया। करोगे तब समझना कि आपने हमारा पेमेंट कर दिया, अरे वाह, तो हम बहुत आपसे पैसा शानदार, नहीं लेंगे। बहुत शानदार। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉमिस को मैं अभी समाज में जाके पूरा अपने सोसाइटी के लिए कुछ करूं सर। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उनका, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में, मुंबई को बहुत लोग प्रोफेशनल मानते हैं, तो ठीक है, दिल वाले लोग सभी जगह होते हैं, मुंबई में भी हैं, सभी जगह पर हैं, और उन्होंने साबित भी कर दिया कि ये भी इंसान का एक पक्ष होना चाहिए, और उन्होंने आज भी आपसे अपेक्षा नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है कि नहीं आईएएस बनोगे तो पैसा दे देना, या है ना, कुछ भी नहीं। स्टिल वो उन्होंने समाज के लिए ही कंट्रीब्यूट किया है। और नवोदय विद्यालय की फिलॉसफी में हम लोगों ने सीखा है कि जब आप रोटी खा रहे हो तो अपने बगल वाले से पूछ लो पहले कि आपने खाई है या नहीं रोटी। और जो इसके जो फाउंडर रहे हैं श्री राजीव गांधी, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, उन्होंने ये विजन देखा था कि एक एक बच्चा कम से कम हजार लोगों को अपने साथ आगे लेकर आगे बढ़ेगा, तो नेतृत्व प्रदान करेगा। तो वो समय अब आया है, कह सकते हैं हम लोग, है ना। नवोदय देखिए, मैं और आप भी नवोदय से सीनियर रहे मेरे, हम लोग जहाँ से आया सर उस समय, ठीक बात है, गाँव से, जैसे मैं अपना बताऊँ, बेलटुकरी मेरा गाँव है महासमुंद जिला में। सर मैं अगर नवोदय में मुझे जाने का मौका नहीं मिला होता तो पता नहीं सर मैं शायद क्या होता, कहाँ भीड़ में गुम हो गया रहता, पता नहीं चलता। ये नवोदय का नमक लगा है सर, ठीक बात है, जिसको हम मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आई कुड पे बैक। हाँ, हम करते ही एवरीडे, हम कर ही रहे हैं, हाँ, कैसे भी करके हम कर ही रहे हैं। मैं भी, मेरा गांव महासमुंद जिले में बावनकेरा ही है ना, तो हम सभी जितने भी नवोदय से लगभग 80% लोग तो गांव से ही आते थे। तो हम गांव के बैकग्राउंड के लोग जब आज पलट के सोचते हैं कि हम नवोदय नहीं जाते देन क्या होता हमारा, तो फिर शायद रास्ता ही नहीं समझ में आता कि पता नहीं क्या होते हैं हम, ठीक है ना। तो एनीवेज हमारे पुराने स्कूल्स ने भी हमें, सर हम कितना भी सक्सेसफुल जगह में चले जाएं, आज भी मुझसे, मैं आईएएस हो जाऊं और आज भी मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा चीज आपकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है, तो आईएएस वुड कम सेकंड, गेटिंग इनटू नवोदय वुड कम फर्स्ट। सभी के लिए, हमारे लिए भी यही रहा है, क्योंकि नवोदय नहीं जाता तो आज मैं आईएएस नहीं होता। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब वो विजन जिन लोगों ने देखा इस स्कूल को एस्टेब्लिश करने का, और प्लस शुरुआती दौर में जिन लोगों ने इस मॉडल को रेडी किया, क्योंकि ये मॉडल हमारे देश में पहले नहीं था, कि सारा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में अच्छी अच्छी चीजों को ही किया गया। जैसे हमारे साथ टीचर होते थे, टीचर रूम में हमारे साथ सोते थे, इनफैक्ट कई बार उन्होंने सुसु पॉटी भी क्लीन किया है, मतलब पेरेंट्स जैसा ही उन्होंने काम किया है। तो डेफिनेटली हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम कर भी रहे हैं किसी न किसी रूप में, हम वो ऋण को लौटाने का प्रयास, वो होगा तो नहीं वापस, लेकिन कोशिश में लगे हैं सब लोग। सो बहुत शानदार संजय। इस बीच अब मैं पढ़ाई के मैटर पे आता हूँ। अभी जो जनरेशन है यूपीएससी के फोकस को कई बार नहीं समझ पाते हैं, मे बी टू मच इन्फॉर्मेशन इज देयर, बहुत ज़्यादा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। इस बीच हम उन्हें कैसे गाइड करें? अब तो आप बन भी गए हो पढ़ाई करके, मैं एक टीचर भी हूँ, एवरीडे ऐसे बच्चों को फेस भी कर रहा हूँ, बट स्टिल आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ है, उनको हम क्या मैसेज दें, कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें? सर मैं ना अपने जूनियर भाई बहनों को एक चीज़ बोलूँगा कि आप स्नातक होते होते सर, ग्रेजुएट होते होते आपको ना एक ऑनेस्ट अंदर से आवाज़ आ जाती है कि आप किस शैक्षणिक स्तर के कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों को ना सर अपने आप के साथ थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के शांति से खुद को विश्लेषण करके डिसाइड करना चाहिए सर कि मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा। गुड। और एक बार वो हो जाए सर, जैसे मैंने ये चीज़ अपने साथ किया, मैंने अपने आप को पूछा कि यूपीएससी होगा तुमसे, तो मेरे अंदर से आवाज़ आया सर हाँ होगा मुझसे। बहुत बढ़िया। तो मैंने यूपीएससी को टारगेट बनाया और फिर अपने आप को झोंक दिया सर पूरा। वैसे ही बच्चों को ना सर एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। आप सीजीपीएससी टारगेट करो, पीएससी टारगेट करो, यूपीएससी टारगेट करो, बट ईमानदारी से करो। बहुत बढ़िया। किसी के कहने पे मत आओ, आपके मदर फादर क्या कह रहे हैं उससे मत जाओ, कोई आपका टीचर, इवन आपके टीचर क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा मत जाओ। ठीक बात है। अंदर से बात करो, अंदर से एक आवाज़ आती है सर, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से उसको सुन के आप टारगेट फिक्स करो। और एक बार आपने टारगेट फिक्स कर दिया, फिर उसमें जी जान लगाना। वेरी नाइस। ये मैं बच्चों को कहूँगा सर। ठीक बात है, मतलब एक गोल खुद से अंदर से पूछ के हम तैयार करें, ना कि फैशन में तैयार करें। Exactly, कोई ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, वो दोस्त मेरा कर रहा है तो ये कर लूं, नॉट लाइक दैट। अपने प्रति ईमानदारी सर्वप्रथम है सर। ठीक है। इस पूरी प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं और रोल भी प्ले करती हैं, जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट, कहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं,
कई बार होता है कोचिंग का सपोर्ट लिया नहीं लिया, दोनों बातें रहती हैं। आपके केस में जैसे आपने मैक्सिमम चीज़ें सेल्फ स्टडी से किया है, तो इन सारे फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? कैसे ये रोल क्लियर होता है? कई बार बिना कोचिंग के भी लोग आईएएस बने, जैसे आप भी हैं, है ना? थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया आपने, लेकिन ठीक है, बात ये नहीं कि कोचिंग का सपोर्ट लेना है या नहीं, बात ये है कि मैंने पढ़ाई कैसे की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वो फिर आदमी कहीं भी रहे, उस बारे में मैं पूछना चाहूँगा सवाल। सर जैसे मैंने एक बार टारगेट बना लिया कि यूपीएससी करना है ईमानदारी से, उसके बाद सर मैंने PYQs देखा, सिलेबस देखा, फिर अपना एक टारगेट ईयर फिक्स किया कि मेरी जो इंडिविजुअल परिस्थिति है, विदाउट कंपेयरिंग विथ एनीबॉडी एल्स, किसी से तुलना नहीं करना है कि कोई दूसरा बच्चा कितना महीना लिया तैयारी में। कोई बोलता है 6 महीना में हम आईएएस बन गए, कोई बोलता है 6 साल में हम आईएएस बने, हमको सुनना ही नहीं है किसी का। आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करो। सर मैंने अपना यूपीएससी का टारगेट फिक्स किया कि 23 वुड बी माय अटेम्प्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंगली सर मैं उस समय रिकवर हो गया था मेरा हेल्थ इश्यूज, और मैं जो लास्ट जॉब कर रहा था, आई डिड माय लास्ट जॉब विद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, देयर आई वाज अ मैनेजर इन माय महासुन ब्रांच, आई वाज द हेड फर्स्ट पर्सन देयर इन द ब्रांच। तो उसको रिजाइन करके मेरा हेल्थ स्टेबल हो गया था, तो मुझे लगा कि ये जो आईएएस बनने वाला चीज़ है ना, उसको मैं लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं बनाना चाहता, आई वुड गिव इट अ शॉट, बेस्ट शॉट। तो मैं 2018 में रिजाइन करके सर मैं रायपुर शिफ्ट हुआ। रायपुर में मैं संता कॉलोनी में एक छोटा सा रूम लिया, नालंदा लाइब्रेरी आप जानते हैं सर, वहाँ का मैंने मेंबरशिप लिया। और सर उसके बाद से PYQ वहाँ भी मैं यही कह रहा था कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट मंथ्स और इयर्स, इट इज अबाउट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे यू शुड हैव प्रॉपर योर टारगेट। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज का आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए सर। आज अगर 18 मार्च है, तो आज का आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपको ईमानदारी से अपने आप को पूछना है कि आपने वो टारगेट अचीव किया कि नहीं। Very nice. So UPSC is about every single day, so it's not about months or years. So consistency and discipline, these are very important virtues. बहुत बढ़िया। सी तो एक कंसिस्टेंसी मुझे दिखाई दे रही है जो आपने फॉलो किया, एंड पढ़ते वक्त फिर कैसे, एक तो था सिलेबस था आपके पास, PYQs थे, सपोज कोई एक टॉपिक हम लोग उठा लें, आपके टाइम पे तो सिलेबस चेंज हो ही चुका था, आई मीन 13 में जो सिलेबस चेंज हुआ, सपोज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं कि गवर्नर, इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है गवर्नर, तो गवर्नर पर टॉपिक पर बात करते हुए कहाँ से स्टार्ट किया आपने? NCERT पढ़ लिया, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, या फिर खुद के बनाए हुए नोट्स, देन करेंट अफेयर्स, कैसे इसको कंबाइन किया हमने? सर इस एग्जांपल से ही हम बात कर लेते हैं। सपोज गवर्नर के बारे में मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करता था सर, प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी ने मिनिमम लास्ट 5 इयर्स में गवर्नर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, उसको मैं पहले पढ़ लेता था सर, क्वेश्चंस पढ़ लेता था, और बोथ प्रीलिम्स और मेंस के, और यूपीएससी के साइकी को समझने की कोशिश करता था कि वो क्या जानना चाहता है हमसे एज ए स्टूडेंट। और फिर वो जो हर क्वेश्चन का एक इंटेंट होता है सर, जहाँ तक मेरा अनुभव यूपीएससी के साथ, यूपीएससी के हर क्वेश्चन का एक इंटेंट होता है सर, तो उस इंटेंट को मैं समझने का कोशिश करता था, फिर उस इंटेंट को लेके फिर अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन देता था। पहले मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेता था फॉर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लिया,
फिर अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि वो करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रहा है क्वेश्चन में, जैसे मेंस में करते ही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो द हिंदू से मैं सर वहाँ से पढ़ लेता था कि गवर्नर में तमिलनाडु में ये इशू चल रहा है, केरला में ये इशू चल रहा है, वेस्ट बंगाल में ये इशू चल रहा है। ठीक है। फिर दोनों स्टैटिक पोर्शन को, जैसे हम लक्ष्मीकांत से आर्टिकल पढ़ लिए, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल, न्यूज़पेपर से क्या क्या चल रहा है करंट में उसको पढ़ लिए, दोनों को फिर कंबाइन करके सर एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं बना लेता था। ओके, तो इस तरह से वो क्लब होके तैयार हो गया। ओके, इस बीच कई बार स्टूडेंट्स को ये भी चैलेंज आता है कि मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं, है ना, ये एक बहुत बड़े क्राउड का प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है इस पर आप भी बात करेंगे तो अच्छा होगा। न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं 2 बार मेंस दिया हूँ, 2023 एंड लास्ट ईयर 2025, और मैं अपने सर बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि कोई कुछ भी कहे, कोई टॉपर कुछ भी कहे, मैं क्या बोलूँ, कोई क्या बोले, दैट शुड बी इररिलेवेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी अ मस्ट सर। मस्ट, वेरी नाइस। इट्स नॉट अबाउट कि वो 1-2 नंबर दिला देगा आपको, इट्स अबाउट सर कि वो ना सारा का सारा आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड ऑल टुगेदर योर पर्सनालिटी पूरा का पूरा इम्प्रूव करता है सर। तो बाकी जो इफ आई में यूज अबाउट कचड़ा चीजें ना पढ़ के ना सर, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। मिनिमम 90 मिनट्स यू शुड।
पेपर 2 है। पेपर 1 लास्ट देने पड़ते थे, तो मैं 2 ऑप्शनल वाला हूँ, पब एड एंड सोशियो। तो आज भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरे लिए। CGPSC में पढ़ाता भी हूँ और ऑप्शनल के लिए गाइड भी करता हूँ। तो मुझे यही बुलवाना था आपसे, वो आपने बोल भी दिया। बच्चों को ये मैसेज जाना भी चाहिए कि आज भी ऑप्शनल उसी तरीके से पढ़ा जाता है जो हम पढ़ते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। और वही अब बात आपने कही भी कि पेपर 1 पेपर 2 में कोई डिफरेंस। प्लीज अभी जो सोशियोलॉजी का मेंस मैंने लिखा, जो SDG से क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो पेपर सोशियोलॉजी के पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में था, जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी था, जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में था। तो आप कैसे साइलोस में बैठोगे किसी चीज? इंफॉर्मेशन इसे इंफॉर्मेशन बस पेपर के हिसाब से उसका सर डायमेंशंस और एंगल चेंज करना है। बाउंड्रीज शुड नॉट बी देयर, मतलब सब्जेक्ट की बाउंड्री खत्म करके पढ़ना है। नो सर, बिकॉज़ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से आप मोल्ड करेंगे वहां पर और उसको लिखेंगे। और एक टाइम आता है, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट की बाउंड्रीज हैं, एक टाइम के बाद मैच्योर होने के बाद वो बाउंड्रीज तोड़ दो और भूल जाओ कि हम पेपर 1 का आंसर लिख रहे हैं, पेपर 2 का। ये देखो कि टॉपिक क्या लिखना है। हाँ सर, आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। वो कौन से पेपर का क्वेश्चन है, नथिंग, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसको आप एड्रेस कर गए, दैट इज ऑल। संजय, ऐसे पर किस तरह से काम किया? सोशियो तो आपका सब्जेक्ट था ही। सर ऐसे आजकल आप जैसे देखे होंगे लार्जली फिलोसॉफिकल, यस। अगेन आई वुड कम टू दैट न्यूज़पेपर थिंग। ग्रेट। आप अगर एक आर्डेंट न्यूज़पेपर रीडर हैं सर, यू वुड एंड अप राइटिंग वेरी गुड एसे। बहुत बढ़िया। व्हाटएवर टॉपिक यू गेट, क्योंकि इतना सारा डायमेंशन आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, एंड अपॉन दैट यू आर रीडिंग योर, इन माय केस आई वाज रीडिंग सोशियोलॉजी, और जीएस में तो हम दुनिया भर की चीजें पढ़ते ही हैं। ठीक बात है। तो सारा कम्स इनटू प्लेस है, सारा आपका इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू टू राइट अ गुड एसे। तो ऐसे राइटिंग इज इन कलेक्टिव एफर्ट्स, और अलग से प्रिपेयर करने का तो नहीं है जरूरत। आपका जो कंसोलिडेटेड नॉलेज है उसी को सर वो टॉपिक के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से यू हैव टू पुट व्हाटएवर नॉलेज बकेट यू हैव। Great. I mean, we can say like it's a combination of various subjects and various topics of general studies. Exactly. That is what an essay writing is. Very nice. इसमें एथिक्स का पेपर बच्चों के लिए अगेन एक चैलेंज बना हुआ है, बिकॉज वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम गूगल से सर्च करें और एथिक्स पढ़ लें। एथिक्स इज समथिंग एल्स। तो मैं उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि एथिक्स को कैसे डील किया। सर एथिक्स का सिलेबस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन शुड नो द सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से एक दिन निकाल के मुझे लगता है सिलेबस ही पढ़ना चाहिए एथिक्स का बच्चों को, एंड आपको फीड करना चाहिए माइंड में कि अच्छा ये चीजें हैं सिलेबस में। उसके बाद से अकॉर्डिंगली ना एक पहले ना थोड़ा थियरी पढ़ लेना चाहिए, एटलीस्ट वंस थियरी आप पढ़ लो एथिक्स का। उसके बाद से आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का रीडिंग, आपका जनरल स्टडीज का रीडिंग, everything would come into play to write a good ethics answer. तो ethics को ना सिर्फ open minded approach से जाना चाहिए, but casual approach नहीं। open minded रहना but not casual. Okay.
आप फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी मार्च में हुआ, मार्च 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने मेंस दिया अगस्त में। ऑपरेशन सिंदूर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था सर, बट उसमें क्वेश्चन था कि भयभीन होए ना प्रीत, एथिक्स में क्वेश्चन आया सर इसी साल। उसका जेनेसिस था ऑपरेशन सिंदूर से। ग्रेट। कि जब तक भाई आप उनको जवाब नहीं दोगे सामने वाले को, वो दोस्ती का कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे ही ओपन माइंडेड अप्रोच से जाना चाहिए। वेरी नाइस। तो लगभग सभी क्वेश्चंस में, हालांकि थ्योरीज तो हैं उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज हैं, थ्योरीज और न्यूज़पेपर, और अक्सर ये लोग मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि एथिक्स एक मोटी किताब पढ़ लो और एथिक्स हो जाएगा, है ना? नॉट एट ऑल। वेरी नाइस। संजय, प्रीलिम्स लोगों के लिए डाइसी है बिकॉज लोग उसके डेप्थ में नहीं जा पाते हैं कई बार, और यूपीएससी के लिए एक बड़ा हर्डल तो है ही है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के टाइम को कैसे आपने मैनेज किया? किस तरह के टैक्टिक्स अपनाए? तो एग्जैक्टली आपने 2 बार दे भी दिया, आई थिंक 3rd मेंस आपका? नो सर, दिस वाज सेकंड। ठीक है। प्रीलिम्स को कैसे आपने हैंडल किया? सर मैं 2023 का प्रीलिम्स लिखा हूँ, 2025 का प्रीलिम्स लिखा हूँ, एंड बोथ ईयर आर रिगार्डेड एज द टफेस्ट पेपर्स एवर इन यूपीएससी, और दोनों को मैं क्लियर किया। उसका मैं रीजन मैं खुद से पूछा कि हाउ आई कुड डू दैट, हाउ आई कुड क्लियर दैट। तो उसका अगेन वही आता है सर, आपका जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है आपके पास अक्रॉस द बोर्ड सभी सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, अगर टेक्निकल ऑप्शनल बस को छोड़ दिया जाए तो, अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्शन है आपका, 4 जीएस पेपर है उसमें जो हम दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, तो सर वो सारा चीज़ ना प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस है आजकल तो और काफ़ी डाइसी आता है, रीजन स्टेटमेंट, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, आपको पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लगता है, तो सारा का सारा नॉलेज बकेट काम आता है सर। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी दैट टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग दोस 2 आवर्स ऑफ एग्जाम, और आपका मेंटल स्टेट वहाँ पे कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल रखते हो उस 120 मिनट में, और उस 120 मिनट में आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करने हैं, ये सब कैलकुलेशंस कम इनटू प्लेस है। Okay. So that 120 minutes matter. Suppose if someone is preparing from last 2 to 3 years, then he is planning for the prelims this year. Suppose December आ गया, इसके बाद जो बचे हुए 4 महीने हैं before prelims, what should be the strategy? Exactly क्या किया apart from knowledge part? Sir, नॉलेज बकेट एक बार बन गया आपका, उसके बाद PYQs करने चाहिए सर। वेरी नाइस। जो यूपीएससी के जो PYQs हैं वो करने चाहिए, एंड द PYQs शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द मॉक टेस्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। PYQs को ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यूपीएससी का माइंडसेट वहीं से समझ आता है सर, वो चाहते क्या हैं। Exactly. अब मॉक्स भी कहेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, that would help you in time management, eliminating optionals, options, and risk taking methodology, कहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना है, वो करने चाहिए, मॉक्स लगाने चाहिए, बट PYQs में फोकस करनी चाहिए। वेरी नाइस। हमारे टाइम पे तो टेस्ट सीरीज होते भी नहीं थे संजय। हमने, मेरा मतलब 2010 के बाद आप देखो CSET आया 11 में, उसके बाद से टेस्ट सीरीज का कल्चर शुरू हुआ। नहीं तो हमारे मतलब 1950 से लेकर हमारी टाइम पीरियड तक लोगों ने बिना प्रीलिम्स टेस्ट दिए प्रीलिम्स पास किया। तो हमारा एक ही फॉर्मूला था जो आपने कहा, PYQs and conceptual clarity and current affairs. That's it. Fundamentals are always fundamental. Yes, and that is always required. Yes. प्रीलिम्स में एक चीज अक्सर बच्चे मार खाते हैं कि वो छोटी छोटी गाइड से और छोटे छोटे नोट्स आजकल बहुत सारे कमर्शियल लोगों ने निकाल रखा है। तो अभी मैं आपसे सलाह चाहता हूँ कि बच्चों को मैसेज जाए कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बेसिक्स फंडामेंटल जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसे पढ़ें और करंट अफेयर्स को कैसे। देखिए इसमें मैं यही कहूँगा, मैं कभी जीएस का किसी इंस्टीट्यूट से कोई क्लास नहीं लिया। ठीक है, वेरी नाइस। नीदर आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग एनी मैगजीन एंड ऑल। मैं किसी इंस्टीट्यूट कोई मैगजीन भी नहीं पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया। माय स्ट्रेटजी वाज टू कीप माय फंडामेंटल्स स्ट्रांग इन ऑल द सब्जेक्ट्स। I have always had a habit of reading newspaper. So fundamentals आप strong रखिए, newspaper से उसको consolidate करते रहिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा सर। बहुत बढ़िया। मैं 2 बार का टफेस्ट प्रीलिम्स पास किया हूँ, 23 और 25 का, आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। इस बार जो 25 पेपर वाज आल्सो रिगार्डेड एज द टफेस्ट। टफेस्ट, यस, इट वाज। इसमें सर द जनरल कट ऑफ इज 92.66 एंड आई हैव स्कोर्ड 96। वाह।
बहुत बढ़िया। तो सर मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा बच्चों को कि भैया फंडामेंटल्स को स्ट्रांग रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये कुंजी वो कुंजी, डोंट फॉल फॉर Don't ऑल fall. दैट। Yes, जो yes. ओवर कमर्शियलाइजेशन है ना इंफॉर्मेशन का, उसे थोड़ा बचना है सर, बच्चों को थोड़ा मैच्योर रहना है सर। ठीक बात है। यस अभी वीडियोस का बॉम्बार्डिंग है, चारों तरफ से वीडियोस हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड नाउ द न्यू कैरेक्टर कम्स इनटू दैट एआई। हम बात कर ही रहे थे, है ना, इस स्टूडियो में आने से पहले। सो वो एक बीमारी बच्चों को परेशान कर रही है। वीडियोस और इन सब के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आपसे चाहूँगा। अगेन आई वुड रिपीट सेम थिंग सर, फंडामेंटल बुक्स पढ़ना है बच्चों को। नो एआई however developed, however trained can replace your basic book reading. Books, very nice. तो आप बुक रीडिंग को फंडामेंटल रखिए, उसके बाद कहीं भी फंसते हैं तो यू यूज दैट, बट दैट शुड बी यूज्ड एज एन हेल्पिंग टूल, नॉट द बेसिक थिंग। उसको एआई को आप बेसिक थिंग नहीं बना सकते। हाँ, it cannot replace books. Exactly sir, books are still your best friend. Best friend. आप कहीं भी फंस रहे हैं तो ठीक है, आप गूगल में टाइप करके देख लो क्या है, ठीक बात बट है। आप केवल उसी में जाके पढ़ रहे हो, देन यू वुड एंड अप फेलिंग। एग्जैक्टली नहीं, बच्चों को मैसेज मिलना चाहिए कि एक आईएएस बना हुआ व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि बुक्स चाहिए मतलब मान लो फिर, है ना। टेक्स्ट बुक्स, वेरी नाइस। यही मैं सुनना भी चाहता हूँ, बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे मान नहीं रहे। और वो जो न्यू जनरेशन है जिनके हाथ में टैब और आईफोन लेकर घूम रहे हैं, बच्चों में एक वो फैसिनेशन होता है, फैसिनेशन एआई यूज करे, ये कम ऑन, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। बहुत बढ़िया। खुद के नोट्स बनाएं और एनालाइज करें, करंट अफेयर्स फॉलो करें। हाउ इज योर इंटरव्यू, कैसा रहा? सर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। मींस मेरा 5 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी में। तो मैं दिल्ली गया 1 जनवरी को, और 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड 4 जनवरी आई अपीयर्ड फॉर सम 11 मॉक्स देयर विद द टॉप इंस्टीट्यूट्स देयर इन दिल्ली। तो एक अच्छा थोड़ा सा लर्निंग हो गया था। दिस वाज द ओनली स्टेज वेयर आई टूक हेल्प ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज़ वो प्रैक्टिस चाहिए था इंग्लिश में बात करने का, क्योंकि मैं रायपुर में रह के पढ़ा हूं। हां, यहां थोड़ा सा एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन थोड़ा नहीं हो पाता है इंग्लिश में, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। तो टू गेट इनटू हैबिट ऑफ टॉकिंग विद सीनियर पीपल, वहाँ पे अच्छे सीनियर लोगों से मिलकर बात करना होता है, तो वो दैट हेल्प्ड। और यूपीएससी वाज प्रीटी गुड सर, आई हैव स्कोर्ड 172, व्हिच आई थिंक इज रिलेटिवली गुड स्कोर। हां, इट्स, आई मीन, व्हाट वर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन वर सर लार्जली फ्रॉम माय डीएफ, हम जो बायोडाटा सबमिट करते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, एंड हियर सर आई वुड लाइक टू गिव यू लिटिल क्रेडिट हियर, though I have not been your academy student, but sir I very vividly remember कि मैं डैप को हम जो फाइनल सबमिट करते हैं यूपीएससी को, उससे पहले आके मैं आपसे बात किया था सर कि आप एक बार देख लो कि these are the things I have written in डैप, अब मुझे सबमिट करना है सर, आप लेकिन काइंडली एज एन एल्डर ब्रदर एटलीस्ट आप मैंने वैसे ही गाइड किया था सर आपके पास। चलो हमारे सीनियर हैं, हमारे नवोदय की एक जो ब्लड वाला कनेक्शन, नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई।
दे केम इनटू डिफरेंट एग्जामिनेशंस। इस बारे में वैसे तो आपने बहुत सारा क्रैक किया है, जॉब भी किया है, बट किस तरह का फोकस चाहिए एक एग्जाम के साथ? वही मैं जैसे कुछ समय पहले अभी हमारी बात हो रही तो बोला मुझे कि बच्चों को ना यूपीएससी में आने से पहले खुद से बात कर लेना चाहिए थोड़ा। बहुत बढ़िया। सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का विश्लेषण ईमानदारी से अपने साथ बैठ के 5 मिनट। बहुत बढ़िया। और आप यूपीएससी में तभी आइए जब आप मेहनत करना चाहते हैं, तभी आइए जब आप थोड़ा सा परसिवियर करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तभी आइए जब आप थोड़ा पेशेंस रखना चाहते हैं, Great. तभी आइए जब आप सेटबैक्स को झेलने का हिम्मत रखते हैं। अदरवाइज आप और कोई जॉब नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रायपुर एक जब मैंने स्टार्ट किया था 2011 में कोचिंग पाथाइस एकेडमी, उस वक्त तो यूपीएससी का फुल फॉर्म बताना पड़ता था, और आज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं, 15-16 ईयर्स हो चुके हैं। इस बीच आपने भी यहाँ रह के पढ़ाई की। अब क्या लगता है बच्चों में वो है करेज कि यूपीएससी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? मेरे पास तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट आप लाइब्रेरी में भी बैठे, और नालंदा एक यूनिक लाइब्रेरी है छत्तीसगढ़ में, बाकी इंडिया में इस तरह का सेटअप नहीं है, सो दैट इज़ यूनिक वन। और हमारी भी मुलाकात इनफैक्ट लाइब्रेरी में हुई थी, याद होगा आपको, तक्षशिला। तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 3-4 ऐसे, स्पेशली रायपुर में इसकी शुरुआत हुई, और वहाँ से ये कल्चर बन गया। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट प्लान भी कर रही है। एक तो वो माहौल हमें मिला, इकोसिस्टम। और कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि अब रायपुर में बैठ के तैयारी हो सकती है? सर अभी का जो यूपीएससी का जो परीक्षा होता है ना, वो डायनामिक है। आज से 10 साल पहले जो स्टैटिकनेस था वो बहुत था कि ये फिक्स किताबें हैं, इसको पढ़ना है, जाना है और मार्क्स लेना है और आईएएस बनना। इट इज नो मोर। वो सर अभी डायनामिक है। आपको दिल्ली जाने का, वहाँ पे स्ट्रगल करके रहने का, छोटा वैसे कमरे में स्ट्रगल करने का एकदम जरूरत नहीं है। ठीक बात है। 1-2 सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए आप मेंटरशिप ले लीजिए। बाकी रायपुर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी लाइब्रेरी बना रखा है। हम लाइब्रेरी तक्षशिला है और प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं कुछ, वहाँ जाइए। और इस एग्जाम में सर ईमानदारी से मेहनत चाहिए होता है। ठीक बात है। आप बड़ा ब्रांड के पीछे मत जाओ कि ये बड़ा ब्रांड का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, वो तब आईएएस होगा। सर हर साल लाखों लोग तो जा रहे हैं। But going to Delhi is not a guarantee to become IAS. Yes, definitely. आपका मेहनत गारंटी है। ठीक बात है। 24 अभी मैं बोलूँगा कि बच्चों से मैं जब बात कर रहा था आपके इंस्टीट्यूट के, उनको मैं वही बोला कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो रायपुर में भी 24 घंटा है, दिल्ली में भी 24 घंटे। दिल्ली जाने से 26 घंटा तो होगा नहीं। बिल्कुल। अगर 26 घंटा होता है तो हर कोई दिल्ली जाता कि 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 24 घंटे को यहाँ पे रह के यूटिलाइज करो ना भाई। ठीक बात है। हम लोग तो सर छत्तीसगढ़ से हैं, गांव से हैं, आप भी हूँ, मैं भी हूँ। हम लोग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंसी होता है। बिल्कुल। तो वहाँ जाके ना जो चकाचौंध है दिल्ली जाने से आईएएस बनते हैं, I don't agree to that to say. Yeah, definitely. And you did it. Yes, मैं तो लाइब्रेरी बच्चों से आप बात पूछ सकते हैं। मैं तो जानता भी, बिल्कुल 4 साल रहा हूँ, बच्चे देखे हैं मुझे। ठीक बात है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मेरा फिक्स शेड्यूल था 8 बजे से 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहना, और वहीं का जो मेरा डिसिप्लिन था सर, वो उसने मुझे रिजल्ट दिया। बहुत बढ़िया। दिल्ली इज नो मोर एसेंशियल थिंग। ग्रेट एनीमोर। इसमें एक चीज़ और भी है संजय, हम बचपन से कैसे पढ़े हैं, कैसे आगे निकले हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन आता है। क्योंकि वो जो डिसिप्लिन था हमारे अंदर, एक तो रूटीन का है, नवोदय के रूटीन, और उस रूटीन की वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा है। ये अभी के बच्चों में बड़ा चैलेंज है कि एक तो फैमिली में फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अब फैसिलिटी उनके लिए कई बार नेगेटिव भी है कि ज़्यादा ओवर फैसिलिटी, हर चीज़ है कमरे में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर बच्चा पढ़ाई छोड़ के सारा काम करता है। उसे लगता है कि अब तो ये हो गया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। सो मैं अक्सर यही बच्चों से शेयर भी करता हूँ कि इन फैसिलिटीज़ को थोड़ा कम करो, थोड़ा स्ट्रगल मोड में आओ, शेड्यूल बनाओ। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं 24 घंटे में 12-13 घंटे का शेड्यूल बनाओ और डिवाइड करो। एग्जैक्टली ये जो आपने कहा वही साइंस काम करता है शेड्यूल का। 3 आवर्स का शेड्यूल, 2 आवर्स का शेड्यूल, न्यूज़पेपर, PYQs, बेसिक सब्जेक्ट, यही करके आगे निकलना। मेरा सवाल एक और है। अब छत्तीसगढ़ से बहुत सारे हमारे अपने लोग, जैसे आप बिल्कुल गांव देहात से निकला हुआ ब्लड है ना, और अब IAS, कोई सोच लेकर तो चले होंगे। कभी आपने सोचा होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये करना है मुझे, डिपार्टमेंट कोई भी मिले, कलेक्टर तो बनेंगे ही, और
क्या कोई आइडिया जो पर्टिकुलर एरिया पर मुझे फोकस करना है? सर अगर छत्तीसगढ़ मुझे काडर अलॉट होता है तो वैसे तो गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, बट मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है सर, जो मैं अनुभव किया हूँ सर, उसमें सर हेल्थ और एजुकेशन मेरा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि सर शिक्षा एक वजह है, सिंगुलर वजह है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक बात है, तो बहुत बढ़िया। सर एजुकेशन दैट इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर सर। वेरी नाइस। और अपॉन दैट सर मेरा जो इंडिविजुअल स्ट्रगल रहा है, हेल्थ स्ट्रगल, उसकी वजह से मुझे सर हेल्थ को लेकर कुछ करना है। मैं अपने वहाँ से उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना हुआ है मैंने कई बार कुछ हेल्थ वजह से। सर मतलब वेरी सॉरी टू से, बट गांव के लोगों को सर ऐसे कैटल ट्रीट किया जाता है। ठीक कह रहे हैं। दैट इज वेरी पेनफुल सर, मतलब भेड़ बकरी जैसे। हाँ, ये हमें समझने की जरूरत है। मुझे ना, मैं रो डालता हूँ सर वहाँ जाता हूँ तो लोगों का दुख को देख के, क्योंकि मैं भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सर सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठा हूँ सर, डॉक्टर से 5 मिनट मिलने के लिए। तो मैं वो दर्द को महसूस करता हूँ सर। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए कुछ करूँ। हमें और ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम चंद्रयान 2, 3 है ना, मंगलयान, हम बहुत कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, बट स्टिल ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ अलग हैं। ऐसा नहीं कि हमें चंद्रयान नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, बट मुझे लगता है हेल्थ एजुकेशन ये तो कम से कम प्रायोरिटी में चाहिए, फंडामेंटल है। ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग कहते हैं, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन आर फंडामेंटल टू बिल्डिंग अ गुड ह्यूमन रिसोर्स। यस यस। कई बार मुझे भी तकलीफ होती है संजय, मैं देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, सीखी हैं, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल इनफ, उनके पास हाथ में पावर है, अथॉरिटी है कंप्लीटली, बट स्टिल वो इनिशिएटिव नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। और छत्तीसगढ़ बने हुए आज 25 साल हो गए, बट स्टिल हम ठीक है, प्रोग्रेस बहुत सारी है, और बीइंग अ टीचर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे पास कि इतना प्रोग्रेस, इतना कमज़ोर, लेकिन हम और अच्छा कर सकते थे। क्योंकि महासमुंद भी मेरा जिला है, तो प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए कि आप वहाँ से हैं और गांव से हैं। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट ये है कि गांव का बच्चा मेरे सामने बैठा है। नवोदय तो है ही अपने आप में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए, बट स्टिल मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, और जो ब्यूरोक्रेट यहाँ से बन के निकल रहे हैं, यदि इसको वो रियल में कर पाएँ तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। सर इसमें मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मेरा रैंक थोड़ा पीछे आया, तो मैं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैं बहुत जी जान लगा के मेहनत किया था। तो मुझे लगता था कि अच्छा रैंक आना चाहिए था। ठीक बात है कि मैं प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ क्रॉस किया हूँ सर, तो नॉलेज की कमी मुझे नहीं लगता मैं किसी से कम। ठीक बात है, हाँ, क्यों लगना चाहिए। तो सर मैं एक IPS सर हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के समय गाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पहल होता है अनुभव, प्रोजेक्ट अनुभव करके, तो सर को मैं कॉल किया था। सर ने इनफैक्ट मुझे कॉल किया था जब रिजल्ट आया था, आउट ऑफ
छत्तीसगढ़ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। तो अच्छा है, एक बढ़िया संस्था है। तो अब जब भी मीटिंग होगी तो आप आना। अब तो डेजिग्नेशन भी आ गया, तो डेजिग्नेशन तो खैर ठीक है, अपनी जगह है, बट एज अ बीइंग अ नवोदयन वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं पढ़ाई में लगा रहा, तो इस सब में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं। ठीक है, ठीक भी है वो टाइम। बट आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ। यस, डेफिनेटली मैं जोड़ भी दूंगा और हम लोग बात भी करेंगे उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपकी पोस्ट पर कांग्रेट्स किया है आपको, तो मैं जोड़ दूंगा आपको ग्रुप में। तो डेफिनेटली यस यस डेफिनेटली। और बाकी ऑल ओवर इंडिया नवोदय के लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इस वीडियो में भी लोग देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि नवोदय अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर एक दिन अभी जो मेरा रिजल्ट आया ना, नवोदय की बात हो रही है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। प्लीज। तो अभी के जो प्रिंसिपल है हमारे जवाहर नवोदय मानद, वो मैडम मेरे घर आई मुझे कांग्रेचुलेट करने। बहुत बढ़िया। नॉट बिकॉज़ कि आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी। वो मुझे आके बोली कि बेटा मैं ना मदर भी हूँ, माँ भी हूँ। तो वो मुझे बोली कि आपका स्ट्रगल मैं जब सुनी तो मुझे समझ आया कि ये बच्चा कितना स्ट्रगल करके यहाँ। ठीक बात। तो मैं उस स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास आई हूँ। वेरी नाइस। तो मैं मैडम को जवाब दिया, मैडम अभी जो मैं बढ़ रहा हूँ ना, वो नवोदय की वजह से। नवोदय माना नवोदय मेरा नाम नमक निशान है। बहुत बढ़िया। मुझे नवोदय का नमक लगा। बहुत बढ़िया। तब मैं आज आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था सर, जब मेरी प्रिंसिपल मैडम मुझसे पर्सनली मिलने आई। हाँ नहीं, मायने रखता है। हमारे टीचर्स हैं, वो लोग हमारे पेरेंट्स के बराबर रहे हैं स्कूल में। फिर टीचर कोई भी हो, किसी भी टाइम पीरियड के हो, आज भी। और शी इज अ गुड लेडी, बहुत बढ़िया हैंडल भी कर रही हैं वो अभी। और इनफैक्ट सारे टीचर्स, और आपके टाइम पे टीचर्स में, पुराने टीचर्स में कौन थे जो जिनको हम रिकॉल करते हैं? बिसेन सर, गिरिजा मेनन मैडम, अच्छा, मिश्रा सर, सर और कुछ लोग अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट सबका माइंड में है सर। बात हो गई सबसे? कुछ लोग से हुई सर। अभी बच्चों का बोर्ड चल रहा है ना। हाँ, बोर्ड चल रहा है 10वीं 12वीं का। तो प्रिंसिपल मैडम ने बोला है कि जैसे बोर्ड एंड होता है, बच्चे फ्री होते हैं, देन वी वुड इंटरैक्ट विद। हाँ, खुलेगा उसके बाद भी चलेंगे। और मैं तो बीच बीच में जाना होता रहता है। और अच्छा कांटेक्ट। हाँ बिल्कुल, कर लेंगे बातचीत। वेटिंग फॉर दैट टाइम डेफिनेटली। और बिसेन सर भी खुश होंगे। सर तो अभी भी रिटायर भी हुए हैं, है ना। चौरसे सर ने तो मुझे कॉल भी किया। हाँ, वो हमारे ह्यूमैनिटीज के टीचर। और सर चौरसे सर का मेंशन करके मुझे एक और बात याद है। जब हम लोग 10वीं में थे ना, तो नवोदय में एक कल्चर था, एमबीबीएस बनना है, साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। हाँ, ये तो सर जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, मुझे याद है। तो सर, अरे यार तुम लोग क्या साइंस करते रहते हो, आईएएस जानते हो? आईएएस तो ह्यूमैनिटीज बन के बनते हैं, और तुम लोग साइंस करते रहते हो। तो सर का जब कॉल आया था, मैं सर को बोला, सर आपका वो बात मुझे याद था, इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया था, और देखो आज मैं आईएएस बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। सर को बहुत खुशी हुई। ग्रेट। गांव में जाना हुआ होगा डेफिनेटली, अपने गांव की स्थिति क्या है? स्कूल कॉलेज है वहाँ पे? तुम गांव में तो मेरे ख्याल से स्कूल है। सर मेरा गांव है बेलटुकरी। बेलटुकरी गांव से लगा हुआ है। तो मेरे स्कूल में प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है सर, 8वीं तक का है। छोटा गांव है, बट तुम गांव में हाई स्कूल है। 12वीं तक के 3 स्कूल है वहाँ पे। एक गवर्नमेंट एडेड है और 2 गवर्नमेंट। ठीक बात है। कॉलेज तो नहीं है, कॉलेज महासमुंद में डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और इम्प्रूव होने की जरूरत है। मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ, जैसे छोटे मोटे कॉलेजेस में जाना होता है। तो एक कॉलेज में गया, अपने ही हमारे महासमुंद जिले में है, तो देखा मैं प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग जर्जर हो रही, वहाँ कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। मतलब कैसे वो बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे? एजुकेशन एंड हेल्थ, यस, 2 वेरी फंडामेंटल थिंग्स। ये इम्पोर्टेंट है, चाहिए ये गवर्नमेंट। मतलब मैं कहता हूँ 20% जीडीपी का आप लगा दो उसको ठीक करने के लिए, फिर देखो देश कहाँ आगे बढ़ता है। तो एनीवेज, पार्ट ऑफ लाइफ। सो संजय, बहुत बढ़िया लगा इस पूरी बातचीत में। मुझे लगता है बच्चों को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा कि क्या कैसे पढ़ना है। हमने काफ़ी बातचीत भी की स्ट्रैटेजी वाइज, और आपने जीवन में बड़ी हार भी देखी है, जब लोग हेल्थ से, मतलब कैंसर सुनते ही सरेंडर हो जाते हैं और लगता है कि अब सब खत्म। उसको आपने 8 साल निकाला है, मुंबई जाना आना ट्रेन में, वो कई सारी यादें भी हैं। मतलब वो यादें दर्द के रूप में हैं डेफिनेटली, लेकिन उस दर्द को ही लेकर आप यहाँ तक आगे बढ़े। और थैंक्स टू आपके माता पिता जो आपका साथ बनाए रखे, मुंबई वाला वो परिवार जिन्होंने आपको अपना घर दिया रहने के लिए, वो डॉक्टर्स, मतलब इस पूरी जर्नी में कई सारे लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट देना चाहते हैं, आपने दिया भी है डेफिनेटली। सो फाइनली मैं एक मैसेज आपकी ओर से चाहूँगा, चाहे वो महासमुंद जिले के लिए हो, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हो, सभी नवोदयंस के लिए हो, कि करियर वाइज, अपनी तैयारी वाइज
एज अ गुड ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए? लास्ट सर सबसे पहले एक्सेप्टेंस। आप जहाँ भी पैदा हुए हैं, जैसे मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, कोई शहर में हुआ, गांव के बच्चों को मैं खासकर बोलूँगा क्योंकि हमारे स्टेट में 75% गांव में है बच्चे। बिल्कुल। अब उसको एक्सेप्ट कर लो, आपका रियलिटी जो है, सोशल रियलिटी। अब जहाँ भी पैदा हो गए वहाँ का रेस्पेक्ट करिए। अब फिर टारगेट बनाना है, चलो अब यहाँ से ना मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। ठीक बात। मेरे माता पिता अगर यहाँ पे थे तो मैं अपना स्तर यहाँ पे लेके जाऊँ और एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहिए। बढ़िया। कि आ गए दुनिया में और एक दिन चले गए, ऐसा नहीं। एक पर्पस बनाइए जीवन का और उस पर्पस के साथ जीना है। बहुत बढ़िया। और एक टारगेट अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट सम इकोनॉमिक बेनिफिट, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ यू लिव। आप कितना अच्छा इंसान बन पाते हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि होमो सेपियंस तो सब हैं। ठीक बात है। अब होमो सेपियंस से जो बीइंग ह्यूमन का जो सफर है उसको बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि टाइम का वैल्यू करना चाहिए। सर मैं अपने जीवन में वही सीखा हूँ कि टाइम का वैल्यू करना है, टाइम का रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि आप अभी जो बच्चे हैं वो शायद समझते नहीं होंगे कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। मैं प्रे करता था सर जब मैं कैंसर से जूझ रहा था कि मुझे भगवान मेरे को ना थोड़ा समय दे दो और आपके पास टाइम है, खाने को खाना है, सर के ऊपर छत है, वो बहुत है ना। वहाँ से आप अपनी लाइफ को जहाँ डायरेक्शन दे के ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। आप किधर जाना है, दिस इज योर डिसीजन। वो डिसीजन बहुत सावधानी से लीजिए। आप अपने जीवन को एकदम खराब भी कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए लायबिलिटी भी बन सकते हैं और सोसाइटी के लिए एसेट भी बन सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन है। यही कहूँगा सर बच्चों लोग को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा सा ईमानदारी से, डिसिप्लिन से मेहनत कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी भी, आपके परिवार की भी और एंड में सोसाइटी की। बहुत बढ़िया। एक मैसेज चाहूँगा मैं उनके लिए जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, है ना। आपने बहुत करीब से उसको देख लिया, जूझ भी लिए, तो कुछ सजेशंस, कुछ गाइडलाइन, नो डाउट सबकी लाइफ अलग अलग है, उस पर मैं कुछ चाहूँगा। सर ये क्वेश्चन आप सब पहली बार पूछ रहे हैं मुझसे, मतलब किसी ने ऐसा पूछा नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन मेरे दिल को ज़्यादा छूती है। सर क्या है ना, कैंसर ऐसा चीज़ है जैसे आपने कहा कि नाम सुन के लगता है कि डेथ, मृत्यु। बिल्कुल। बट मैं खासकर जो यंग बच्चे हैं ना तो इस चीज़ से, सर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में देखा हूँ। आप लोग अभी वीडियो निकाल के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गूगल में देखेंगे या यूट्यूब में देखेंगे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे सर सफ़र करते हैं। किसी आँख खराब हो गया, किसी का ब्रेन खराब हो गया, किसी का हाथ पैर खराब हो गया। तो मैं जो भी मेरे छोटे भाई बहन या मेरे बड़े भाई या बुजुर्ग जो भी कैंसर से जा रहे हैं ना सर, उनको मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि गिव अप नहीं करना है। ठीक बात है। तकलीफ़ें होगी, हर दिन का तकलीफ। ये जो डिजीज़ है ना सर, विथ एवरी ब्रीथ आपको पेन होता है। हर सांस के साथ आपको इमोशनल दर्द फील होगा। शरीर आपका ठीक हो ही जाए तो इमोशनल पेन को ठीक करने में सर बहुत टाइम लगता है। इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग इज वन थिंग, इमोशनल हीलिंग इज अनदर थिंग। मुझे फिजिकली स्टेबल होने के बाद इमोशनली स्टेबल होने में 3 साल और लगे थे सर। सो इट इज़ वेरी डैमेजिंग इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो मैं अपनी जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं कैंसर से, उनको मैं यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है, थोड़ा सा अपने को विश्वास रखना है। आपके पास जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या और भगवान, आप अगर थोड़ा सा भगवान में भरोसा करते हैं, दैट हेल्प्स। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ एनर्जी है जो हमारे आसपास है, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, उस एनर्जी पे थोड़ा भरोसा रखना है, वो आपको मदद करते हैं। आपका नियत ठीक रहता है ना सर, बहुत बढ़िया, तो मदद मिलता है। तो आप हार नहीं मानना है और स्ट्रगल को ऐसा फेस लेना है कि ये गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। बहुत बढ़िया। ये दिस इज नॉट द एंड, दिस इज स्टेज इन माय लाइफ। वेरी नाइस। ये गुजर जाएगा, गुजरते ही फिर मैं जो अपनी लाइफ में जाना चाहती हूँ वहाँ तक मैं जाऊँगा, ऐसा सोचना है। बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा सोचा सर। बहुत बढ़िया। मैं अपने आप को बोलता था कि बस थोड़ा समय वेट करो, ठीक हो जाओगे, फिर तुम जो बनना चाहते हो वो भी बनोगे। ऐसा मैं पॉजिटिव टॉक खुद से सर। बाकी लोग जो भी बोले, जितनी मर्जी जो आपको सांत्वना दे दे, जब तक आप स्वयं से पॉजिटिव टॉक नहीं करेंगे ना, एक कैंसर पेशेंट को कह रहा हूँ मैं अपने स्वयं के अनुभव से खुद से पॉजिटिव बात करना है। इनफैक्ट यही बात सभी पे लागू होगी
क्योंकि नेगेटिविटी भी तो कैंसर है एग्जैक्टली है ना। कहीं पर हम हार गए वो भी एक कैंसर ही है, क्योंकि इंसान अंदर से घुलना शुरू होता है वो कैंसर ही है। Yes, yes. तो ये फॉर्मूला मुझे लगता है सभी पर अप्लाई है कि खुद से बात करके हम मजबूत करें। Yes. और बाकी तो आपने तो झेला ही है चीज़ों को, और भी हैं इंडिया में बहुत सारे जो सरवाइव किए हैं। Yes, तो वो भी इस तरह की बातें करते ही बहुत हैं। ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो कोई सर्वाइव किए। कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि यार ये एनर्जी मुझे मिली, मतलब वो दिन जहाँ से वो जोत जलती है ना, आशा की किरण। आप तो वैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक ही रहे हैं शुरू से, और नॉर्दर्न ब्लड है तो फाइटिंग ब्लड, Fighting spirit. तो स्पिरिट अच्छी रही है। तो फिर भी कोई एक मोमेंट जिसको याद करना चाहेंगे कि वो पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि नो, आई शुड गो फॉर पॉजिटिव थॉट और अच्छा सोचना चाहिए, लाइफ मेरी बच सकती है। कोई ऐसा मोमेंट था या जस्ट लाइक? सर इसमें मैं यही कहूँगा, मेरी जो वही कह रहा हूँ सर, नियत अगर अच्छा नियत होता है ना, तो जो एक एनर्जी है, आप उनको भगवान बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो सर लोग भेजते हैं आपकी लाइफ। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपा नायर मैडम, मेरे लिए देवतुल्य हैं वो। डेफिनेटली सर वो ना सर पता नहीं कैसे उनके पास लाखों पेशेंट हर दिन जाते हैं सर, हजारों। वो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है मुंबई का, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, देश भर से पेशेंट जाते हैं जी जी। बट वो मैडम ने मुझे, आई डोंट नो व्हाट वेंट इनटू हर हेड, पर्सनली सर शी टुक वेरी वेरी केयर फॉर मी। तो इंडिविजुअल अटेंशन दी सर मुझे, कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ हॉस्पिटल ट्रैवल करते थे, तो मैडम को, डॉक्टर मैडम को रोते रोते बोलते थे मैडम को, मेरे भाई को प्लीज़ बचा लो, ये IAS की तैयारी कर रहा है, मैडम बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो पता नहीं मैडम को क्या फील हुआ अंदर से। और सर पर्सनली सर वो प्राइवेट पेशेंट्स को जनरली ट्रीट करती है, लेकिन मैं जनरल में एडमिट लिया था, उसमें पैसे का होता है। हाँ, आप अगर कम पैसे देते हो तो जनरल होते हैं, मैं जनरल था। लेकिन मैडम ने अपने मुझे, आप जो मूवमेंट बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपने जूनियर डॉक्टर को मेरे पास भेजा। मुझे एकदम डिस्टिंक्टली याद है, वो सीन याद है, वो कमरा याद बोला कि मैं ऑपरेट करूंगी।
तो नहीं पढ़ा उनसे, जी। बट ही इज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल, ये मैं उनको बोला सर। थैंक यू संजय, मानने के लिए धन्यवाद। बस कोशिश मेरी यही रहती है कि मैंने डे वन जब इस एकेडमी को खोला था तो मेरे दिमाग में यही था कि छत्तीसगढ़ में वो पोटेंशियल है, मैं लेट इनिशिएट किया, मैं नहीं बन पाया, दूसरे बनेंगे। और टच वुड, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा कि मैंने बनाया, हमने सिर्फ सपोर्ट दिया विद गुड मटेरियल, गुड कंटेंट, क्योंकि कोचिंग अपने आप में एक मेरे लिए तो ये टीचिंग का काम है। कोचिंग कमर्शियल एंगल है, डेफिनेटली हमें भी पैसे चाहिए सरवाइव करने के लिए, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि मैं इसे बाजार नहीं बना सकता, मैं इसे शुद्ध व्यवसाय जो होता है ना वो नहीं है, क्योंकि शिक्षा में ये पॉसिबल भी नहीं है। और ये सारी बातें पैसे के लिए नहीं हो सकती। ये सारा काम मेरे पास तो आप आए थे कि सर डैफ डिस्कस करना है, हम बैठे भी 1 घंटे हमने डिस्कस भी किया, और फिर आपको दिल्ली जाना भी पड़ा तो मॉक वॉक भी आपने रायपुर में दिया। फिर ये पूरा पैटर्न क्या है कि हाँ, एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर वो कहीं से भी मिले, फिर उसको कोई भी कंटेंट, जैसे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, हम छत्तीसगढ़ का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि आप पढ़ो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्योंकि मैं उनके लिए ना बीच का रोल प्ले करता हूँ, ब्रिज का काम, क्योंकि मैंने दिल्ली को कई साल तक, मतलब एक पैर मेरा दिल्ली रहता है आज भी, और यहाँ का कंटेंट, लोकल कंटेंट, और छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं जो दिल्ली जाके रह रहे हैं उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो कभी भी लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। और मैं आईएएस वाले बच्चों को भी कहता हूँ कि अपने स्टेट की न्यूज़ तो पढ़ो, क्योंकि कोई चीज तो कनेक्ट होगा ना, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको तो रायपुर में ही दिख रहा है, आप रायपुर में हो, रायपुर का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। इनफैक्ट अभी मैंने अखबार वालों को भी सलाह दी, अभी एक स्टेटमेंट छपा भी था अखबार में कि छत्तीसगढ़ में एक रेसिडेंशियल एफर्ट लगाया जाए कि नया रायपुर या कहीं भी जहां भी सरकार को लगे एक पूरा सेटअप रेडी कर दीजिए, और 50-100 बच्चे बिल्कुल छांट के, जो मेहनती हैं, जो सीरियस हैं, और उनको एकदम, फिर वो गाँव के हों, जंगल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाया जाए और जिम्मेदार लोगों को बैठा दिया जाए कि आप देखिए 24 घंटे के लिए बच्चे आपके हैं। तो जैसा हमारी नवोदय में पढ़ाई हुई ना 24 घंटे, हम क्या किए वहां, ना तो कोचिंग किए ना तो ट्यूशन किए, हमारे टीचर्स ही थे जो थे, तो टीचर्स छोड़ दिए जाए उनके बीच में और वो उन 100 बच्चों पर काम किया जाए। फिर देखिए कैसे नहीं आईएएस बनते हैं। इसके लिए ना तो स्टेट की जरूरत है, ना दिल्ली की, ना कोचिंग। फिर हाँ, इस सब्जेक्ट का नॉलेज हो, टीचर हो जो इस फील्ड को जी रहा हो, उनको उनके बीच बैठा दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा एडवाइस दिया। तो ये होना चाहिए। दिल्ली में है हालांकि ट्राइबल यूथ हॉस्टल चल रहा है, बट आई डोंट नो उसका ऑपरेशन कैसा है, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, बट यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है गांव देहात के बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज भी वो शाइनेस और ईमानदारी हमारे छत्तीसगढ़ में है लोगों में, है ना। यस, आवर स्टेट। सो वेरी नाइस संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच।